हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आपका 10th वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज की प्रत्येक सेट पेपर में आपके 80 क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है, जिसमें भी आपके कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस ले रखे हैं वो ऑलरेडी आपके यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए गए हैं। मात्र इसके अंतर्गत डाटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी के क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया गया है। इस सीरीज के प्रत्येक सेट पेपर में आपके इम्पोर्टेंट MCQ प्लस आपके PYQ को भी सम्मिलित किया गया है। अब ये जो PYQ है वो कौन से PYQ हैं, तो यूपी PSC के द्वारा पूछे गए हैं और यूपी SSSC ने विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सबको इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित किया हुआ है। आपके लिए एक स्ट्रेटेजी हमने 1 मिनट में तैयार की हुई है। आप उसे अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार मात्र आपके पास अब 10 दिन का समय बचा हुआ है रिवीजन करने के लिए। साथ ही साथ आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, कौन सा वेटेज कितने नंबर का आना है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है यूपी GK जो कि 20 मार्क्स की है, कंप्यूटर आपके 15 मार्क्स का है, पर्यावरण आपके 10 मार्क्स का है। ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आपको रीड करके जाना ही जाना है अगर आपको 21 मई के पेपर में सिलेक्शन लेना है। तो कुछ बातों पर हम बात कर लेते हैं। जैसे 21 मई 2026 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपको फ़ीस कट करनी होती है। फ़ीस कट करने का ऑलरेडी जो मेंस पेपर देना है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जिन बच्चों ने भी मेंस का फॉर्म फिल किया हुआ है प्लीज़ अपने 200 रुपये की फ़ीस कट कर दीजिएगा। उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि ये अगर ये आपने फ़ीस कट नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा और आपकी पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। एक दिन आधे घंटे कम पढ़ लीजिएगा लेकिन अपनी फ़ीस काट ली आज ही काट लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का चैनल पर कोई भी आती है तो नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाता है। बगल में जो आपकी साइड में बेल आइकन दी होती है उसको प्रेस कर लीजिए, समय पर चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं आपकी। अदरवाइज़ कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो चैनल पर उपलब्ध नहीं है और हमें देखनी है, तो आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप वहां पर जाकर सजेशन अपना दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक यानी जो यूपी के GK से संबंधित हैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स चैनल पर उपलब्ध है। कंप्लीट 2025 के करंट अफेयर्स चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है आपके 200 रुपये की फ़ीस कट करना, जिसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वसुमित्र, महाकश्यप, मौग्लीपित्तस्य, महासांगिका या इनमें से कोई नहीं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म से अक्सर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा आपकी की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महाकश्यप जी के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। अब हम यहाँ पर एक एक करके इस चीज़ के बारे में कंसेप्ट को समझते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था आपका 483 ईसा पूर्व में। इस डेट को भी आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उस समय किसका शासनकाल था? तो हर्यक वंश का एक राजा हुआ वो जिसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था और उसी समय आपके विभाजन भी किया गया था। अब विभाजन किसका किया गया था? तो ध्यान रखना है, जो भगवान बुद्ध के उपदेश थे उनको संकलित करके विभाजन भी किया गया था। किसमें विभाजन किया गया था उस समय? तो उस समय किया गया था आपके सूत पिटक में। दूसरा पिटक था आपका विनय पिटक। ध्यान रखिएगा, 3 पिटक माने जाते हैं, लेकिन उस समय मात्र 2 पिटक में ही इनको विभाजित किया गया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पर 2।
सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गार्डन चाइल्ड, सुमेरियन, आर.डी. बनर्जी, द्रविड़, डॉक्टर गुहा मिश्रित, डॉक्टर जॉन मार्शल, मंगोलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके दृष्टिकोण में कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, जॉन मार्शल इजिकल टू मंगोलियन, क्योंकि इनकी अवधारणा कुछ और थी। यहाँ पर जो गार्डन चाइल्ड ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग आए थे वो सुमेरियन थे, आर.डी. बनर्जी द्रविड़ बताते हैं उनको, डॉक्टर गुहा मिश्रित बताते हैं उनको, डॉक्टर जॉन मार्शल ने मंगोलियन ना बनाकर क्या बताए थे, मध्य एशियन बताए थे। इन्होंने ये चीज़ आपको याद करनी है कि वो लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत है किसके द्वारा आपकी की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में की गई थी। अब ये जो स्थायी बंदोबस्त है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त एक रेवेन्यू टैक्स यानी राजस्व की प्रक्रिया है, राजस्व प्रदान करने की प्रक्रिया है। राजस्व जो कर होती है वो प्रणाली है। इसके अंतर्गत राजस्व का भाग कितना हुआ करता था लगान के तौर पर, वो चीज़ आपको लर्न करनी है। लगान के तौर पर 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था एज ए टैक्स। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, अकबर, जलालुद्दीन खिलजी, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाए। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब की गई थी इसकी स्थापना, तो ध्यान रखना है 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, तो ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे पर इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 1। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1556, 1739, 1761 या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब आपका लड़ा गया है, किस वर्ष लड़ा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1761 ईस्वी में ये लड़ा गया है। किन के मध्य लड़ा गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और किन के बीच हुआ था? मराठा और आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली कौन से वाले युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो इसके अंतर्गत आपके मराठाओं की हार हो गई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1761 में ये लड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 395, 12, 19, 22 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान की बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। जबकि 395 क्या हैं आपके आर्टिकल हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल आर्टिकल की जो संख्या है वो 395 है, वर्तमान में भी और स्टार्टिंग में भी। जबकि भाग संख्या कितनी है? भाग संख्या है ये आपकी 22। ध्यान रखेंगे, जब आपका संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो जब निर्माण हो रहा था तो उस समय आपकी संख्या थी 8,
लेकिन वर्तमान में हो गई है 12। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, स्वामीनाथन, आर के त्रिवेदी, डॉक्टर एम.एस. गिल या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुकुमार सेन आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे स्वतंत्रता के बाद में। ध्यान रखनी है, भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इनका कार्यकाल कितना रहा होगा वो भी आप लर्न कर लीजिए। इनको चुना गया था, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया था 21 मार्च 1950 में इनका नियुक्ति की गई थी। जबकि रिटायरमेंट कब हुआ था? ये रहे थे इस पद पर 19 सितंबर 1958 ईस्वी तक ये रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर वर्तमान की बात करते हैं कौन से आर्टिकल में प्रावधान दे रखे हैं, तो इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 324 में, जो कि आपका संविधान में स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1776 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान वेतन का प्रावधान है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1776 के किस अध्याय में क्या दे रखा है? पुरुष और महिला को श्रमिकों को समान वेतन का प्रावधान आपका किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अध्याय 2 में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस मामले में अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है? पशुधन, साइबर कानून, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है वो भी एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में केवल सेंट्रल विधानमंडल ही आपका कानून बना सकती है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साइबर कानून पर एकमात्र विधानमंडल है जो कि सेंट्रल आपका कानून बना सकती है। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर 248 में दे रखा है। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं या फिर संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 175 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित या फिर अपना संदेश भेज सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 175 के अंतर्गत ये प्रावधान दे रखा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, नल्लामाड पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या लर्न करना है। डोडा बेट्टी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो सही आंसर तो आपका है ऑप्शन नंबर 1, नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी यही है आपकी। क्या है? हाईएस्ट पहाड़ी है आपकी। किसकी हाईएस्ट पहाड़ी है? तो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे हाईएस्ट है। कितनी इसकी हाइट है? तो 2337 मीटर की इसकी हाइट है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में आपकी स्थित है। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ इंडिया की यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट हिल आपसे पूछी जा सकती है कि वो क्या है।
तो उस समय आप बताएंगे अनाईमुड़ी। ये चीज़ आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अनाईमुड़ी साउथ भारत की यानी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नीलगिरी के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीपीय देश शामिल हैं? 3, 6, 2, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके इस पर बात कर लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। भारत के दक्षिण पड़ोसियों की बात की जा रही है, इनमें से कौन से कितने देश हैं जो द्वीपीय हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 ही ऐसे देश हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं उनकी बात अगर हम करते हैं तो एक है उनमें से श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? काबिनी, गोदावरी, कावेरी, शरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कदम बांध की बात की जा रही है, ये कहाँ पर स्थित है इसका क्वेश्चन आपको जानना है। ध्यान रखिएगा, कदम बांध की बात की जा रही है। कदम नदी और कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना है, ये तेलंगाना राज्य में आपका स्थित है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी नदी के संगम पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 100% आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, गोदावरी नदी और कदम नदी के संगम पर आकर ये बना हुआ है। ये चीज़ आपको याद करनी है। ध्यान रखना है, कदम जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? सिक्किम और मणिपुर, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और असम या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम इसमें बात कर लेते हैं दोनों की। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि जो देहांग नदी है और लोहित नदी है वो किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य की ये नदियां हैं। एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि देहांग नदी कहाँ पर होती है, कहाँ पर इसको क्या कहा जाता है। ये चीज़ें आपको याद भी करनी है। एक नदी है आपकी देहांग, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब ये जब तक ये जो नदी है अरुणाचल प्रदेश में रहती है तब तक तो अपना क्या कहलाती है? देहांग नदी कहलाती है। लेकिन जैसे ही ये नदी आपकी असम में आ जाती है तो वहाँ बन जाती है ये आपकी ब्रह्मपुत्र। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। जैसे ही असम में एंट्री करेगी ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दूसरी नदी है आपकी लोहित। लोहित नदी को एक उपनाम से भी जानते हैं, खूनी नदी भी हम इसे कहते हैं। अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ताजे पानी के जल निकायों की मात्रा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए मान के क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। यहाँ पर बोला गया है जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, उसमें जो निकाय हैं उनकी मात्रा के अनुसार हमें क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कहीं पर बढ़ते हैं। देखिए जो फ्रेश पानी होता है वो ग्लेशियर के फॉर्म में सबसे ज़्यादा आपका भंडारित होता है अपनी अर्थ पर। तो कितने % पानी ग्लेशियर्स पर आपका उपस्थित है? तो 68.7% तो ग्लेशियर पे ही आपका उपस्थित है। उसके बाद में आता है आपका भूजल यानी ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपका कितने % है ये चीज़ें भी लर्न करनी है। तो ये लगभग आपका 31%, लगभग 30.1% है आपका। उसके बाद आता है आपका जो मीठा पानी है रिवर और लेक का, कितने % है इनका? तो लगभग मात्र 1% से भी कम है। ये चीज़ें लर्न करनी है। अब आप इनको अपने क्वेश्चन को सेटअप करके लगा सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार।
तो आइस कैप भूमि जल नदी, नदी भूमि जल आइस कैप, भूमि जल आइस कैप नदी, नदी भूमि जल आइस कैप। तो यहाँ पर हमने जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्वेश्चन को सेटअप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा होता है आइस कैप, उसके बाद भूमि जल और उसके बाद आपकी नदियाँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देश की जीडीपी वृद्धि, बाह्य शेष और राजकोषीय शेष का आकलन बजट दस्तावेज के किस भाग में प्रस्तुत किया जाता है? वृद्ध आर्थिक रूपरेखा, राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण, विनियोग विधेयक, माध्यमिक राजकोषीय नीति विवरण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि देश की जीडीपी वृद्धि बाह्य शेष राजकोषीय शेष का आकलन दस्तावेज के कौन से भाग में प्रस्तुत आपका किया जाता है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, वृद्ध आर्थिक रूपरेखा विवरण के अंतर्गत इसको मेंशन किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि कब से कब तक की होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 फरवरी से 31 जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है वो बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष का समय सीमा कब से कब तक आपकी होती है। वित्तीय वर्ष को बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आरबीआई अक्सर करके इसी का यूज करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब देखिए, भारत में 3 प्रकार की ईयर चलती हैं। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें आपके ईयर की स्टार्टिंग अलग होती है। उसमें क्या है उसको भी बात कर लेते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में अक्सर करके जो मानी जाती है वो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन अगर आप बात करते हैं एग्रीकल्चर ईयर की, वहाँ पे भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर ईयर की स्टार्टिंग कब से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है आपकी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। तीनों को आपको लर्न करना है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में है। और अगर हम बात करते हैं इसके गवर्नर की, तो वो कौन है वर्तमान में? तो वो हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 मार्च 1949, 1 अक्टूबर 1949, 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीयकरण आपका कब हुआ था। एक एक करके इसके डिटेल की बात करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी हम उसकी बात कर लेते हैं। किसके अंडर हुई थी? तो ध्यान रखना है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। कब स्थापना की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगर हम नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है आपका 1 जनवरी 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है आपका मुंबई में है।
और गवर्नर जैसा कि मैंने पिछले भी बार बताए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में संजय मल्होत्रा जी थे। तो इतनी चीज़ें आपको लर्न करनी हैं। अगर आपको कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है आपका आरबीआई से रिलेटेड, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय निगम की बात की जा रही है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NPIC कहते हैं, NPCI कहते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहलाती है। इसका जो स्थापना है किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है? सरफेसी अधिनियम 2002, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006, कंपनी अधिनियम 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना की गई है वो है ऑप्शन नंबर 2, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। किस राज्य ने युवा उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन से राज्य ने युवा उद्यमियों के लिए क्या एक योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। ध्यान रखना है इसमें क्या क्या पूछा गया उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। शुरुआत कौन से राज्य ने की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कब की गई थी? तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MYUVA भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उद्देश्य क्या था? तो युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए इसकी प्रारंभिक की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं नई रोशनी शुरू की गई? अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से रखना है। यहाँ डायरेक्टली पूछा गया कि जो नई रोशनी योजना है वो कौन से यानी किन महिलाओं के, किस मंत्रालय ने, किस वर्ग ने इसको प्रारंभ किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, अल्पसंख्यक वर्ग ने इसे प्रारंभ किया है। जिसका उद्देश्य क्या है आपको लर्न रहना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजना चलाई गई है, नई रोशनी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2010, 2011, 1994, 1991 या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात की गई है। कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? 2011 में इसे प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके संबंधित और भी प्रावधान समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लर्न रहना चाहिए। इस योजना को जो आपके ग्रामीण लोग हैं यानी जो रूरल संबंधित लोग होते हैं उनको क्या प्रदान करना था? उनको प्रदान करना था हमें स्किल्स, उनको प्रदान करना था हमें डेवलपमेंट, उनको प्रदान करना था हमें फाइनेंशियली सहायता। ये चीज़ें आप अगर लर्न कर लेते हैं तो कंसेप्ट आपके क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 2011 में इसकी शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपका लेखपाल 2013 में भी आ चुका है। इस चीज़ को आपको याद करना ही करना है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। योजना के बारे में पूछा गया है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब लड़कियों का विवाह करना, महिला साक्षरता को प्रोत्साहन देना, गरीब परिवार को निःशुल्क रसोई गैस प्रदान करना, सभी घरों में बिजली प्रदान करना या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको याद करना चाहिए। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, गरीब परिवार के निःशुल्क रसोई गैस को प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जबकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसकी शुरुआत भारत सरकार ने द्वारा की गई है, कौन से वर्ष, 2017 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत को कितने विषय सौंप दिए गए? 18, 29, 24, 31 या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, अनुसूची नंबर 11 की बात की जा रही है कि पंचायत को कितने विषय दिए गए थे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 विषय। वर्ष 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 किस टीम ने जीता है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल देखेंगे हम, 2026 में कौन सी टीम ने जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत ने इसको जीता है। एक एक करके इसके डिटेलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आयोजन कहाँ पर इसका किया गया था। तो आयोजन 2 देशों ने मिलकर किया है, एक तो अपना इंडिया है, दूसरा प्लस इसी के साथ में श्रीलंका में भी इसके कुछ मैच आपके कंडक्ट कराए गए थे। अब बात करते हैं कि एडिशन कौन सा खेला गया था, ये चीज़ भी आपको अक्सर करके पूछी जाती है। तो 9th एडिशन आपका खेला गया है। विनर कौन था, यानी विजेता कौन रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत ने इसे विजय किया है। भारत ने कौन सा टाइटल विन किया है? तो भारत ने इसका 3rd टाइटल अपना विन किया है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। कब कब भारत ने जीता है? तो 2007 में भारत ने जीता है, 2024 भारत जीता था, 2026 में भी भारत ही विन किया है। अगर हम उपविजेता की बात करते हैं कि सर उपविजेता कौन रहा था, तो ध्यान रखिएगा उपविजेता टीम रही है आपकी न्यूजीलैंड। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। टोटल टीम की अगर हम बात करते हैं कि इस बार टोटल टीमें कितनी थी, तो 20 टीमों को इसमें खिलाया गया था। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अलग अलग आपसे कैप्टन पूछ लिए जाएं। तो 2007 में हम MS धोनी की कैप्टनी में वर्ल्ड कप जीते थे जब पहली बार। दूसरी बात आपके रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीते हैं, और तीसरी बार हैं आपके सूर्य कुमार यादव। इतना अगर आप लर्न कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। सही आंसर है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2025 में खबरों में रहा स्लोवेनिया एक मध्य पूर्वी देश है। निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवेनिया के साथ में भूमि साझा नहीं करता? ये जो क्वेश्चन आया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है और यूरोप से संबंधित है। वर्ष 2025 में खबरों में रहा स्लोवेनिया एक कंट्री है जो कि कहाँ पर है, यूरोपीय देश है। उससे कौन से की सीमा साझा नहीं करती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा ये आपको यहाँ पर देखना है। तो जो सही आंसर है वो है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक एक करके सभी को देखना पड़ जाएगा, सर्बिया है, जिसकी सीमा आपकी इसके साथ में नहीं लगती है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए अत्याधुनिक संचार उपग्रह का नाम क्या था? GSAT-6S, GSAT-7R, रेवतीसैट, IRNS-1 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नवंबर 2025 में प्रक्षेपित किया गया है, किसके द्वारा? आपका इसरो के द्वारा किया गया है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। उस उपग्रह संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, GSAT-6S इसका नाम दिया गया है। इसको आपको GSAT-7R है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसका दूसरा नाम भी आप लर्न कर लीजिएगा, CMS-03 के नाम से भी आपका पूछा जा सकता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में प्रस्तावित सारंडा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कम करने के मामले में फैसला सुनाया था? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं।
कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका किस राज्य में स्थित है सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। सीधा सीधा आंसर आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, झारखंड में सर ये स्थित है। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, बर्लिन, न्यूयॉर्क, बेलेम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नवंबर 2025 की बात की गई है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ पर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेलेम में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो बेलेम है वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपके ब्राज़ील देश में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विटामिन टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर करके पूछे जाते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। पहले हम आंसर पता कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग आपका होता है। इस रोग को हम कौन सा रोग भी कहते हैं? ध्यान रखिएगा, सूखा रोग भी कहते हैं। अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी कमी से क्या क्या होता है? तो इन विटामिन ए की कमी से होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। दूसरा इसमें जो पूछा गया है विटामिन बी की कमी वाला, तो वो है आपका वेरी रोग होता है। हर चीज़ को आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो है आपका स्कर्वी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। साहित्यिक, कलात्मक और संगीत कार्यों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के कितने समय तक रहती है? 20 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। कॉपीराइट से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि साहित्यिक, कलात्मक और संगीत कार्यों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु के कितने समय तक रहती है? तो ये रहती है आपकी ऑप्शन नंबर आपका 3, 60 वर्ष तक ये कॉपीराइट का अधिकार रहता है उस लेखक को। डिजिटल अधिकारों के संदर्भ में राइट टू बी फॉरगॉटन का अर्थ क्या है? पासवर्ड भूल जाने पर नया पासवर्ड बनाना, इंटरनेट से अपनी पुरानी या अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी हटवाने का अधिकार, इंटरनेट का उपयोग न करने का अधिकार, सरकारी डेटाबेस में अपना नाम हटवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल अधिकारों की बात की गई, जिसमें एक अधिकार है राइट टू बी फॉरगॉटन। इसका अर्थ है इंटरनेट से अपनी पुरानी या अप्रासंगिक व्यक्तिगत जानकारी को हटवाना आपका संबंधित है, इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की विशेषता क्या है? ये परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रिकल स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। यह केवल बचाव कार्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये मानव रहित पनडुब्बी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित आपकी 6 पनडुब्बी की मुख्य विशेषता है कि यह डीजल इलेक्ट्रिकल स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इंद्रजाल क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? एक नई साइबर सुरक्षा पॉलिसी, दुनिया का पहला ड्रोन डिफेंस डोम, एक परमाणु संचालित युद्धपोत, भारतीय सेवा का नया संचार उपग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो इंद्रजाल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि इंद्रजाल आपका क्या है। जब इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
ये है आपका दुनिया का सबसे पहला ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आपदा प्रबंधन में ट्राइज का क्या अर्थ होता है? देखिए, आपदा प्रबंधन जब हम करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है ट्राइज। उसका अर्थ क्या है? मलबे को हटाना, भोजन का वितरण करना, टेंट लगाना, हताहतों का वर्गीकरण और उपचार की प्राथमिकता तय करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर इसका है वो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर। जो भी व्यक्ति इससे हताहत हुए हैं उनको वर्गीकरण और उपचार में प्राथमिकता तय करना इसका उद्देश्य होता है ट्राइज शब्द का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि टोडा जनजाति किस राज्य में आपकी निवास करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु राज्य में ये निवास करती है। अब हम बात करते हैं, देखिए, तमिलनाडु राज्य की। तो वहाँ पर क्या है कि आपकी एक नीलगिरी की पहाड़ी है जहाँ पर ये जनजाति निवास करती है और किसका कार्य करती है? तो ये बकरी पालन का कार्य करती है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। बकरी और भेड़ का पालन करती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीन बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेहद इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इन सिटू और एक्स सिटू होते क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एक संस्था चीज़ें हैं। एक होता है इन सिटू और एक होता है आपका एक्स सिटू। ऐसी प्रणाली जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा वर्ण करता है और वहीं पर इसका कंजर्वेशन किया जाता है, ऐसी संस्थान को, ऐसी जगह को बोलते हैं इन सिटू। लेकिन अगर कहीं व्यक्ति या कोई भी पेड़ पौधा वर्ण कर रहा है और उसे एनोदर प्लेस पर ले जाकर हम उसे संरक्षित कर रहे हैं, एनोदर प्लेस पर ले जाके उसे कंजर्व कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे आपका क्या? एक्स सिटू। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इन सिटू इनमें से नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीन बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जीन बैंक आपके दूसरे ज़िले में भी हो सकती है, दूसरे देश में भी हो सकती है, जहाँ पर इनका संरक्षण किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जल प्रदूषण के संदर्भ में जैविक ऑक्सीजन मांग का क्या मापता है? देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करें आप। जल प्रदूषण के संदर्भ में जो जैविक ऑक्सीजन मांग है, जिसे हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं कि वो क्या है? पानी में नमक की मात्रा, पानी में भारी धातुओं की उपस्थिति, पानी में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, पानी का तापमान, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, पानी में आपके ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे? उन्होंने वृक्षों की रक्षा करने के लिए चिपकने का आह्वान किया था। मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेनका गांधी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन से संबंधित है कि उसके प्रेरता या चलाने वाले कौन थे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? तो वृक्षों की रक्षा करने के लिए, यानी वृक्षों की हमें रक्षा करनी थी, इसलिए उन्होंने इसका आह्वान किया था। अब ये जो आंदोलन है वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड का आंदोलन है, ये चीज़ भी आपको याद करनी है। कब हुआ था? तो आपका 1973 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। पेरिस समझौता का प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को
पूर्व औद्योगिक स्तरों में कितने डिग्री नीचे रखना है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2.0 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं पेरिस समझौता की, तो ये कब हुआ था, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ये हुआ था 2015 में। इसके अंतर्गत कितने डिग्री नीचे रखना वैश्विक तापमान का लक्ष्य रखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा पूर्व में 2 डिग्री सेल्सियस इसका लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण के कारण होता है? पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो एटाई रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से तत्वों के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैडमियम तत्व के कारण ये बीमारी होती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, राज्य गृह मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा जब राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, जो भी आपका वर्तमान में होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। पारिस्थितिकी में प्राथमिक अनुक्रमण किस क्षेत्र से शुरू होता है? जली हुई वन भूमि पर, नग्न चट्टानों पर, खेती छोड़ी गई भूमि पर, बाढ़ वाले क्षेत्रों में या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? पारिस्थितिकी में प्राथमिक अनुक्रमण किस क्षेत्र से शुरू होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, नग्न चट्टानों से ये शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय पूछा गया है कौन से देश में स्थित है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। अब हम इस संगठन की बात करते हैं। इस संगठन का जो आपका गठित किया गया था, कब किया गया था? 2015 में ये गठित आपका हुआ है। किन देशों ने मिलकर इसका गठन किया था, ये चीज़ भी आपकी अक्सर करके पूछी जाती है। तो इसका गठन किया था सबसे पहले भारत और फ्रांस ने मिलके। इसका जो मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो वो आपका गुरुग्राम में आपका स्थित है। गुरुग्राम कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका हरियाणा राज्य में। सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1। कौन सा उपकरण प्राथमिक यांत्रिक कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है? एबेस्कस, पास्कलाइन, डिफरेंशियल इंजन, एनियक या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ से जो आपके 15 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यांत्रिक कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पास्कलाइन को हम इस नाम से जानते हैं। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP, POP3, HTTP, FTP या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेबसाइट से कोई भी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं तो किस प्रोटोकॉल को उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HTTP का उपयोग किया जाता है। HTTP की फुल फॉर्म अगर आप बात करते हैं तो फुल फॉर्म अक्सर करके पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का उपयोग किया जाता है? वाट, गीगाहर्ट्ज, DPI, पिक्सल या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की जो गति होती है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई, कौन सी यूनिट का आपका प्रयोग किया जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, एंटीवायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा वो क्वेश्चन का आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इम्पोर्टेंट है बूटिंग की प्रक्रिया करने के लिए। अब बात करते हैं कि बूटिंग प्रक्रिया होती क्या है। तो देखिए अक्सर करके आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो कंप्यूटर कुछ थोड़ा सा समय 1 या 2 सेकंड का समय ले लेता है उसे स्टार्ट होने में, और उसके बाद में आपका ओपन होती है कोई भी फाइल वगैरह। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस आपका हुआ है 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत उसे हम बूटिंग कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। OMR का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? बारकोड पढ़ने के लिए, परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए, बैंक चेक संसाधित करने के लिए, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो OMR का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परीक्षा में उत्तर पत्रिकाओं को जांच करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा OMR अक्सर करके आप बोलते हैं जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम होना लेखपाल का, उसमें भी आपसे यही बोला जाएगा कि आप अपनी OMR को फिल कर लीजिए। यहाँ पर OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते ही बनते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्मार्ट पेन किस प्रकार की गैजेट है? आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट और रिकॉर्डिंग, प्रिंटिंग डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? स्मार्ट पेन की बात करते हैं कि ये किस प्रकार का आपका गैजेट है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर स्मार्ट पेन आपका क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ अभी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट आपका जब भी टेस्ट पेपर आएगा पेपर नंबर 11 उसमें मैं आपको बता दूंगा। स्मार्ट होम सिस्टम किस प्रमुख तकनीकी अवधारणा पर आधारित है? वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे स्मार्ट होम की बात की जा रही है कि स्मार्ट होम है वो किस तकनीकी अवधारणा पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ये आधारित है। ईमेल में अटैचमेंट भेजना किस अधिकतम सीमा की होती है? क्यों होती है? यानी कुल मिला के जो आपका ईमेल होता है उसमें अटैचमेंट सिस्टम होता है, उसकी अधिकतम सीमा क्यों होती है? डोमेन नाम की कमी, सर्वर बैंडविड्थ, स्टोरेज सीमाएं, उपयोगकर्ता की सुविधा प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। टैबलेट पर पिंच टू जूम कौन सी ऑपरेशन तकनीकी है? ऑडियो इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, प्रिंटिंग इनपुट, जेस्चर आधारित इनपुट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्टेंट है। टैबलेट पर पिंच टू जूम की ऑपरेशन तकनीकी है वो है टेक्स्ट इनपुट की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत की डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में क्रांति लाने वाली वास्तविक समय की बैंक से बैंक भुगतान प्रणाली कौन सी है? रुपे कार्ड, भीम ऐप, नेफ्ट, UPI, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है भुगतान प्रणाली के बारे में, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, UPI।
अब यूपीआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीआई से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ा जा सकता है? सम, काउंट, कंसंटेनेट, बी लुकअप या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। MS एक्सेल का ऑपरेशन है कौन से फंक्शन का उपयोग करके दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ा जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कंसंटेनेट। कंप्यूटर बूट होने पर सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइव या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले अगर कोई भी बूटिंग प्रक्रिया हो रही है तो सबसे पहले क्या अपलोड होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कौन सा प्रोग्राम अपलोड होगा कंप्यूटर बूटिंग होने पर? तो जो सही आंसर है उसका आपको यहाँ पर आंसर देखना था। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। सोशल नेटवर्किंग साइट पर इमोजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अक्सर करके आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो और उसमें आप थंबनेल यूज़ करते हो, इमोजीज यूज़ करते हो। उन इमोजीज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सुरक्षा बढ़ाना, पोस्ट की लंबाई बढ़ाना, भावना और विचारों को व्यक्त करना, डाटा इनक्रिप्ट करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना। इंटरनेट बैंकिंग में लेनदेन की सुरक्षा के लिए वन टाइम पासवर्ड का उद्देश्य क्या है? लेनदेन की गति बढ़ाना, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत को जोड़ना, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना, खाते का विवरण बदलना या इनमें से कोई नहीं। जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पर आपका एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड। उसका उद्देश्य उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और अतिरिक्त सुरक्षा को परत को जोड़ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। साइबर स्टॉकिंग किस प्रकार का साइबर अपराध है? मेलवेयर प्रसार करना, ऑनलाइन उत्पीड़न और निगरानी करना, डाटा चोरी करना, फिरौती मांगना या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइबर स्टॉकिंग किस प्रकार का आपका अपराध है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑनलाइन उत्पीड़न और निगरानी करना। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में यूपी जीके के क्वेश्चन आपके सम्मिलित किए जाएंगे। जैसा कि आपने परसों देखा है, रिजल्ट आया था यूपी SI का। ध्यान रखिएगा, यूपी के SI जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ आपकी 90% प्लस कर गई है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि किस तरह का आपका कंपटीशन है अपने यूपी में। आपका एग्ज़ाम होना है 21 मई 2026 को। अगर मैं 2023 के लेखपाल जो फाइनल हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ आपकी 83% पे गई थी। तो इस बार की कट ऑफ आप ये मान के चलना, जिस बच्चे के 85% to 95% आपके मार्क्स आएंगे उन्हीं का फाइनल में सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी कितना भी कर लीजिए, बिना रिवीजन के आपकी तैयारी पॉसिबल ही नहीं है। आपका रिवीजन करने के लिए ही हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपके 80 मार्क्स के कंप्लीट जीके को ऐड किया गया है, जिसमें कंप्यूटर, यूपी सभी तरह की चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। आप सभी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर भेजिएगा कि सर आपने इस टॉपिक पर कोई वीडियो अपना अपलोड नहीं किया है। आप अगर चाहते हैं तो कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो, तो आप उस टॉपिक का नाम वहां पर अपना कमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन में पूछा गया था साइबर स्टॉकिंग, तो ये होता है आपका ऑनलाइन उत्पीड़न और निगरानी करना। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ओशनिया, अंगारालैंड, यूरेशिया, गोंडवानालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोंडवानालैंड का उत्तर प्रदेश हिस्सा माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? अयोध्या, बिजनौर, अमेठी, ललितपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। शेरा आपका इस तरह से भी लिखा हो सकता है और हो सकता है कि आपका इस तरह से भी आपका लिखा मिल जाए। क्वेश्चन में कुल मिलाकर ये पूछा गया कि कौन से ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है या फिर मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, ललितपुर में। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी इसके जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें सेलिब्रेट किया जाता है। उनमें से एक है आपका झांसी, दूसरा है आपका हमीरपुर। कुल मिला के अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो वहाँ पर हो सकता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का ऑप्शन आपके लिए रख दिया जाए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में बाबर की तंग पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भावर शब्द दे रखा है। क्या है? बाबर नहीं है, शब्द है आपका भावर। भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, कंकरीली क्षेत्र में, गंगा यमुना क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो है ऑप्शन नंबर 2, तराई क्षेत्र में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। गंगा जमुना का मैदान, तराई क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नीलगिरी की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं वो हैं आपके तमिलनाडु राज्य में, जो कि आपका दक्षिणी भारत का हिस्सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है? 550 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक करके इसको समझते हैं। यहाँ पर मान के चलिए ये आपका एक रफली क्षेत्र है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से समझना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना है, मतलब ये जो डिस्टेंस है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है। तो ये है आपकी 650 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि सर नॉर्थ और साउथ की जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है। नॉर्थ और साउथ में डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया था आपके पूर्वी और पश्चिमी की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 933, 915, 902, 892 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेहद इम्पोर्टेंट है, एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं, डिटेलिंग भी करेंगे इस क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो शिशु लिंगानुपात से पूछा गया है। पहली बात, शिशु के अंतर्गत कौन आते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 वर्ष की होती है, वो बच्चे शिशु के अंतर्गत आपके आते हैं। कंपेयर करते हैं हम 2001 से लेकर 2011 के मध्य में। 2001 में शिशु लिंगानुपात जहां आपका 9 से 16 था, वहीं 2011 में आपका 9 से 2 हो गया, मतलब इसमें 14 यूनिट का रिडक्शन आपका हुआ था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? नगर, महोदयश्री, धर्मनगरी, बौद्ध नगरी, हर्ष की नगरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस समय आपके अनेक नाम थे कन्नौज के। कन्नौज को क्या जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नगर महोदयश्री। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? तो इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ अक्सर करके क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1।
प्राचीन काल में प्रदेश का गंगा क्षेत्र मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? मध्य प्रदेश, अवध, ब्रह्मपुत्र, सप्तसिंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। प्राचीन काल में प्रदेश का गंगा का मैदान जो था वो किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य देश के नाम से उसे हम जानते थे, मिडिल कंट्री के नाम से इसे हम जानते थे। 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जी कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, उसमें पूछा गया है अध्यक्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया? रिहंद परियोजना, रामगंगा परियोजना, वाणसागर परियोजना, राजघाट बांध परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, राजघाट बांध परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी नदी पर आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी बेतवा नदी पर आपका स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम जिले की बात करते हैं तो ये आपका ललितपुर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? कुल मिला के एक तरफ नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सम्मिलित नहीं है? गंगा का उद्गम गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, घाघरा मैपचाचंग, शारदा कौंडियाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो शारदा नदी है उसका उद्गम कौंडियाला से नहीं हुआ है। कहाँ से इसका उद्गम हुआ है तो वो चीज़ आप देख लीजिए, मिलाप हिमनद से इसका उद्गम आपका हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रिहंद बांध, मांधाटीला बांध, मेजा बांध, रामगंगा बांध या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामगंगा का बांध सबसे ऊंचा है प्रदेश में। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर आपका स्थित है रामगंगा नदी पर। तो ये स्थित है आपके बिजनौर शहर में। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। इसकी हाइट है 127.5 मीटर की इसकी हाइट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये है आपके प्रयागराज को इस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछे गए हैं। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीरनगर, उन्नाव, गोंडा, फैजाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका बखीरा पक्षी विहार से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संत कबीरनगर में ये स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की गई है 1980 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित हैं? 10, 11, 13, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थित हैं वो हैं आपके 14। ये चीज़ें लर्न करनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? बांदा, ललितपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है यूरेनियम के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ललितपुर जिले में आपका एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर तो ये है कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोनों प्रकार के आपके लोहे पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है? ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा या इनमें से कोई नहीं। हीरे की जब बात की जाती है तो वो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, बांदा जिले से निकाला जाता है, जबकि यूरेनियम निकाला जाता है आपके ललितपुर जिले से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? वाराणसी, मिर्जापुर, बाराबंकी, ललितपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अक्सर करके ये क्वेश्चन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ललितपुर जिले में। ध्यान रखिएगा, ललितपुर जिले में भी कहाँ पाया जाता है तो एक क्षेत्र का नाम अक्सर करके बोल दिया जाता है, सोनराई क्षेत्र में आपका ये पाया जाता है। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ललितपुर जिले में आपका तांबा के अयस्क पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पे 79 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन आपका मिसिंग है। अब यहाँ पर ये जो स्लाइड छोड़ी गई है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए छोड़ी गई है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जूनियर असिस्टेंट का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। किसका नोटिफिकेशन आ चुका है? तो जूनियर असिस्टेंट्स के आपको क्या करने हैं? डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आपको पता चल चुका है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से किस तरह से वेरिफिकेशन करना है, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाया जाएगा आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे उनसे संबंधित बात की जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला नोटिस हो गया। दूसरा नोटिस है कि अगर जो बच्चों ने लेखपाल का फॉर्म फिल किया है, ध्यान रखिएगा लेखपाल का फॉर्म फिल किया है मेंस का, उसमें आपकी फ़ीस कट करने का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, जहां पर आपको 200 रुपये की फ़ीस काटनी है। अगर आप फ़ीस नहीं काट पाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मेंस की फ़ीस काटना आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ में आपकी जो और नोटिफिकेशन है उन पे भी हम ध्यान रखते हैं। ऑलरेडी यूपीएसआई का अभी क्या है कि रिज़ल्ट आया हुआ है, तो आप उन रिज़ल्ट को भी जाकर देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने % आपकी कट ऑफ वगैरह लगाई गई है। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए एक आईने का काम कर रहा है कि यूपीएसआई में जब इतनी कट ऑफ जा सकती है तो लेखपाल के एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर मैं आपके रेफरेंस एक लेके बताते हैं आप लोगों को, जब हम बात करते हैं 2023 में लेखपाल का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय कट ऑफ कितनी गई थी? ध्यान रखिएगा जो मेंस पेपर था जनरल कट ऑफ गई थी वो 76 पे गई थी। उसके बाद में भी अगर आप बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, जिनका बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो 83% पे गई थी। और अब तक आपके 4 साल निकल चुके, तो मान के चलिएगा जो आपका 21 मई को जो एग्ज़ाम होना है उसकी कट ऑफ कितने प्लस जाएगी। तो ध्यान रखना जिन बच्चों के 80+ मार्क्स करके आओगे उन्हीं का फाइनल में सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ आप भूल जाइए कि आपका 21 मई का एग्ज़ाम में सिलेक्शन पॉसिबिलिटी आपकी है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में जो होना होता है आपके पास अभी भी लगभग 10 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। उसमें आपको ज़रूरत है रिवीज़न की, और किस प्रकार के टॉपिक के रिवीजन की ज़रूरत है। जैसे आपको ज़रूरत है कंप्यूटर की, क्योंकि 15 मार्क्स का आना है,
और आपके यूपी जीके की रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है तो यूपी जीके के ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन प्लस सीरीज चैनल पर अवेलेबल है। आप 2 दिन में पूरा का पूरा देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत PYQ वगैरह सब कुछ हमने ऐड किया हुआ है। ये हो गई आपकी फाइनल इन्फॉर्मेशन। आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए चैनल पर अगर आप हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि चैनल पे कोई भी वीडियो आता है तो आपके लिए नोटिफिकेशन ईजिली आपको प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।